ओके गाइस, तो समन जो हम कवर करेंगे आज, जिसमें पहले हम सेक्शंस को पढ़ेंगे। सेक्शन 27 to 32 एंड ऑर्डर नंबर 5 डील्स विद द इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ठीक है गाइस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में से तो यहाँ पे क्वेश्चन आते ही हैं। हाउएवर मेंस का जो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय समन, क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग समन, व्हेन द समन हैज टू बी इशूड। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे कहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है। केस लॉज अगर हम लिख रहे हैं तो वहां पे आपका मेंस क्वेश्चन बन ही सकता है। बहुत फुल फ्लेज बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस का बनेगा तो शॉर्ट बन सकता है। हाँ, रिलेट करके और चीजों से बन सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ प्रोसेसरल एस्पेक्ट से पूछा जाए कि समन ही सर्व नहीं हुए थे, तो कैन इट बी ग्राउंड फॉर द डिस्पोजल, आई मीन डिसमिसल ऑफ द सूट। द आंसर इज यस, कि समन ही सर्व नहीं हुए पार्टी को और एक्सपार्टे ट्रीट कर दिया गया है, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है, बट क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, चलिए पहले हम सेक्शंस को कवर करेंगे, देन विल टॉक अबाउट द ऑर्डर्स, और साइमल्टेनियसली भी बीच में सेक्शंस को कवर करेंगे। भाई, समन क्या होता है? बेसिकली समन का मतलब है बुलावा, टू कॉल अ पर्सन टू कम बिफोर द कोर्ट एंड स्टेट द आंसर ऑफ द प्लेन फाइल बाय द प्लेंटिफ। तो सबसे पहले तो प्लेन फाइल होती है, ये चीज हम जानते ही हैं। The suit will be instituting by the filing of the plaint। अभी हमने लास्ट में सेक्शन 626 पढ़ा था। तो सूट इंस्टीट्यूट होगा बाय फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। प्लेंट फाइल होगी, प्लेंट एडमिट हो जाती है, प्लेंट एडमिट हो जाएगी तो हमें क्या करना होगा? फिर हमें समन भेजने होंगे, समन्स भेजने होंगे। किसको भेजेंगे समन? डिफेंडेंट को। ठीक है, समन जाएंगे डिफेंडेंट को। जितने डिफेंडेंट है उतने ही समन्स जाएंगे। सपोज अगर D1 है, D2 है, ऐसे समन यानी 3 समन जाएंगे। लेकिन हम कोर्ट में जब प्लेंट हम फाइल करते हैं तो दैट हैज टू बी फाइल इन अ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में फाइल होता है। ठीक है, एज पर दी ऑर्डर नंबर 7। ऑर्डर नंबर 7, ठीक है, तो डुप्लीकेट में फाइल होगा ये। ऑर्डर नंबर 4 में, सॉरी 4 में लिखा है। ठीक है, ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 that has to be filed in the suit has to be instituted by filing of the plaint, और डुप्लीकेट में प्लेन फाइल होती है। तो जो समन जाता है, इसमें समन नहीं बोलते हैं इसको, पहली बात आप याद रखिएगा, इसको समन्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा ही लगेगा। तो समन्स जो होंगे उसके साथ जाएगी प्लेंट, और प्लेंट जो जाएगी वो डिफेंडेंट के पास। समन अलोंग विद द प्लेंट जाएगा डिफेंडेंट के पास। जितने डिफेंडेंट होंगे उतने होंगे, सो दैट द डिफेंडेंट कैन डिफेंड इज, अपना जो प्लेंटिफ ने दावा किया उसको वो डिफेंड कर सके। तो अगर हम बात करें, देखो समन जो जाते हैं जनरली किस किस को जाते हैं? समन तो पहले तो डिफेंडेंट को ही जाते हैं। समन और किसको जा सकते हैं? समन जाएंगे विटनेसेस को भी जाते हैं। और समन और किस लिए जा सकते हैं? समन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और अ थिंग। समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग, कोई चीज को मंगाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी समन कोर्ट भेजता है। समन जो हम ये पढ़ रहे हैं, डिफेंडेंट को जो भेजे जा रहे हैं समन, इसके लिए हम ये सेक्शन तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ ऑर्डर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें डिफेंडेंट को समन को भेजने की बात की है। विटनेस को जाएंगे तो वहां पे हम ऑर्डर नंबर 16 पढ़ेंगे। ठीक है, समन टू प्रोड्यूस, जिसमें प्रोडक्शन की बात की गई है, ऑर्डर नंबर हम पढ़ेंगे इसको 13 में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर 13। अगर आपके पास बेरेक्ट है तो एक बार जल्दी से क्विकली हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट कि कौन कौन से ऑर्डर कहां पर है। ऑर्डर नंबर 5 तो भी हम पढ़ ही रहे हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑर्डर नंबर 16 फर्स्ट। बेरेक्ट है आपके पास तो एक बार उसका टाइटल देख लें बस आप। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए सो दैट यू कैन रिमेंबर इट देन एंड देयर। सिक्सटीन है, अगर आप टाइटल पढ़ेंगे समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ठीक है, बहुत बड़ा एक रूल है लेकिन बहुत इजी है, जो हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको करेंगे ही।
एंड अगर हम जब बात करें 13 को एक बार देखते हैं, 13 में क्या लिखा है, प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो उसमें भी कोर्ट समन भेजती है, ठीक है, बुलावा भेजेगी कि आपको ये लेके आना है। ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 3 तरीके से हम यहाँ पे समन भेजते हैं, और कई बार वर्ड नोटिस यूज होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड समन। तो नोटिस क्या होता है, बेसिकली समन भेजने से भी पहले, यानी सूट इंस्टीट्यूट करने से भी पहले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शो कॉज नोटिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिर कोर्ट ही भेजती है, कारण बताओ कि आपके खिलाफ क्यों ऐसा एक्शन ना लिया जाए। इवन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में भी इस तरीके के नोटिस जाते हैं, लेकिन समन इज अ फॉर्मल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। समन लाइक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि भाई बुलाया जा रहा है डिफेंडेंट को थ्रू द कोर्ट। नोटिस क्या होता है, समन से पहले या केस इंस्टीट्यूट करने से पहले भी जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स, एक तरीके का लीगल वार्निंग देते हैं, ठीक है। लीगल वार्निंग देते हैं कि यू हैव टू, आई मीन देयर इज अ सर्टेन ड्यूज ऑन मी, आई मीन, ठीक है। सपोज ए को 10,000 रुपीज लेने किससे, बी से, और उसने मना कर दिया है, तो ए कैन, व्हाट ए कैन डू, सबसे पहले वो नोटिस भेज सकता है। he will send a notice to the B for paying the amount along with the interest, and if the B denies, then only A can go for the court. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या सीधा कोर्ट चला जाए? तो पहले तो हम लीगल नोटिस ही भेजते, देन ओनली वी कैन गो फॉर दी दिस लीगल प्रोसीडिंग। लेकिन अगर आपने सूट इंस्टीट्यूट ही कर दिया है, तो सूट में जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया तो एक कॉपी भी लगा देते हैं कि नोटिस हैज ऑलरेडी बीन सर्व्ड टू देम, कि नोटिस भी भेजा गया था, इवन दो ही हैज नॉट रिप्लाइड। डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम लगा देते हैं एनेक्चर करके कि इसको नोटिस भी भेजा गया है, तब भी इसने रिप्लाई या हाँ रिप्लाई नहीं दिया, या दिया तो क्या दिया, मना कर रहा है अपना क्लेम, then only we are instituting the suit. But it's not a hard and fast rule that you have to send a notice. लेकिन कई जगह नोटिस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो समन होता है, समन इस कोर्ट के ऑर्डर पे जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि आपने जब प्लेन फाइल की होगी, कोर्ट ने एडमिट कर ली होगी आपकी प्लेन, देन ओनली द कोर्ट इज सेंडिंग द समन्स। अब इससे संबंधित जो सेक्शंस है वो हम गो थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड भी जो यूज हुआ है, ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम डिटेल में करेंगे। समन टू डिफेंडेंट, जब डिफेंडेंट के पास समन जाएंगे, where the suit has been duly instituted. The first of all, the suit has to be duly instituted. सूट यानी मुकदमा अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूटेड होना चाहिए। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। समन में बी issued to the defendant to appear, then only the court going to issue passing an order for issuing the summon, ठीक है। तो डिफेंडेंट को किस बात का आई मीन समन जाएगा, टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। यानी जो 30 दिन के अंदर समन इशू किए जाने चाहिए, इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता। ऑन डे नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ड्यूली इंस्टीट्यूट, within 30 days the summon has to be issued। और भी जल्दी ही हो जाते हैं वैसे समन इश्यूज, बट 30 days का जो फंडा है माइंड में रखना। एक जगह जब ऑर्डर पढ़ेंगे वहां पे भी 30 days की बात की गई है, लेकिन वहां पे लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, जिस दिन समन सर्व्ड हो जाएंगे उस दिन के 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना होगा डिफेंडेंट को, ठीक है। अब इसमें ड्यूली इंस्टीट्यूटेड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूली इंस्टीट्यूटेड? ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब होगा कि जब कोई प्लेंट जो है, आई मीन सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड तब माना जाएगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे। जब हम सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो दैट हैज टू बी फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। जब आप प्लेंट फाइल करेंगे तो इट मस्ट डिस्क्लोजिंग अ प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपकी प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कारण बन सकता है, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगा तो ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट हो जाएगा, और इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डीम्ड डिक्री, ठीक है। तो ये कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपर्ली मेंशन होगा। अब आपने प्लेन तो बना दी लेकिन कॉज ऑफ एक्शन ही मेंशन नहीं है, देन द कोर्ट क्या कर सकती है, आपकी प्लेन को रिजेक्ट कर देगी। लिमिटेशन दैट योर सूट, whatever the suit you are filing, that has to be within the period of limitation. If it is not if it is beyond the period of limitation, it can be rejected, ठीक है। एंड द जुरिडिक्शन भी डेफिनेटली जब सूट फाइल करेंगे तो कोर्ट देखता है क्या कोर्ट की खुद की जुरिडिक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब जुरिडिक्शन तो हमने ऑलरेडी करा है, इट कैन बी टेरिटोरियल, इट कैन बी पेक्यूनरी, इट कैन बी रिलेटिंग विद द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर
भाई आप किसी और कोर्ट में जाना चाहिए था, कहीं और आपका मामला बनता है, आप कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए, आप आ रहे हैं सिविल कोर्ट में। आपका रेंट कंट्रोलर के पास जाना चाहिए, आप आ रहे हैं सिविल कोर्ट में। तो कोर्ट वहां पे भी वो भी सूट जो होगा ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइटल ऑफ द प्लेंट। अब जब प्लेंट जब फाइल करते हैं, जब सूट आप फाइल करते हैं तो उसका प्रॉपर ड्राफ्ट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसका एक फॉर्मेट होता है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, 30,000 ही लास्ट में लिख देंगे, या कोर्ट का नाम होगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ऐसे करके डैश होता है। यहाँ पे सूट नंबर आप लिखते हैं, सूट नंबर डैश ऑफ 2021। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। उसका प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, टाइटल हेयर मीन्स के एक्स। ठीक है, एक्स है तो एक्स कौन है, उसका जो नाम हो गया, उसका सन ऑफ हो गया, एंड इज रेजिडेंट ऑफ हो गया। ये सारी चीजें आप लिखोगे, फिर वर्सेस करके लिखोगे, फिर वाई लिखेंगे, उसका भी सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, यानी उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी और किसके खिलाफ आप दावा डाल रहे हैं वो, अपना एड्रेस भी उसमें लिखा जाएगा। तो ये प्रॉपर होना चाहिए। एंड देन द कोर्ट फेस वी नो इट, अगर इफ देयर वाज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, कोर्ट फेस नहीं है, तो कोर्ट पहले तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, भाई सही कर लीजिए। आप नहीं करते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम, then it can be considered as a rejection of the plane, not considered as a duly instituted. Properly signed होना चाहिए, verified होना चाहिए। जो प्लेंट होती है, प्लेंट के बॉटम में, अभी आप ये मत सोचना है कि मैं ऑर्डर नंबर 7 करा रहा हूँ, ना ही मैं 6 करा रहा हूँ, लेकिन सूट इंस्टीट्यूट तभी होगा जब ये सारी कंडीशन फुलफिल मान ली जाएंगी। ड्यूली साइंड होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, अब आप देखोगे बॉटम में यहाँ पर वकील साहब के साइन होते हैं, यहाँ पे क्लाइंट के साइन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर ये साइन होना चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। जैसे ही आप प्रेयर वगैरह लिख देते हैं तो उसके बाद बॉटम में एक वेरिफिकेशन और होती है, लास्ट पैरा ही होता है प्रॉब्ली, तो वेरिफिकेशन करते हैं आप। ठीक है, वेरीफाइड, वेरीफाइड क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो पैरा में मैंने लिखी है प्लेंट में, वो मेरी नॉलेज में होती है। ठीक है, जो मैंने अपनी खुद की नॉलेज से बताया, तो आपको वो सारी चीज ऐसे लिखना पड़ेगा कि I mean, the para number 1 to 3 or 1 to 5 is best of my knowledge and belief, and the rest paras I gain the knowledge from the informed by the जो भी उन वकील साहब ने जो नॉलेज दी है, तो आपको ऐसे वेरीफाई करना होगा। ठीक है, अगर ये चीज आपके ठीक है विद इन दैट जो एसेंशियल्स हैं प्लेंट का, बिकॉज अल्टीमेटली सूट जो इंस्टीट्यूट होगा, फाइलिंग ऑफ द प्लेंट है, यानी प्लेट प्रॉपरली ड्राफ्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए सूट में। तब ये अगर ठीक है, प्रॉपर टाइम पे विद इन द टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दी गई है, तो ये माना जाएगा सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। अब ड्यूली इंस्टीट्यूट होगा तभी समन जाएंगे, तभी समन इशू होंगे, अगर नहीं है तो कोर्ट वापस भेज देगा आपके प्लेंट को। तो ड्यूली इंस्टीट्यूट होगा तब आपके पास, आप कोर्ट से फिर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट समन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूली इंस्टीट्यूट होना चाहिए। देन अगर समन जो होगा, जो जाएगा, उसके अंदर होगा क्या क्या, व्हाट आर द थिंग्स कंटेन इन दिस समन। समन के अंदर होता क्या है, समन आप लोगों ने देखा ही होगा, कोर्ट में जाते हैं तो उसमें नेम ऑफ द कोर्ट होता है, कोई कानून है उसका प्रावधान लिखा होगा कि किस कानून के तहत आपको आना है। ठीक है, एंड द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, जहाँ पे भेजा जाना है, एंड डिटेल ऑफ द क्लेम, भाई क्यों बुलाया जा रहा है। और देखो क्लेम जो है उसके साथ जब समन्स जाएगा, समन्स लिखना है इसको, पेपर में गड़बड़ नहीं करना है, ऐसे लिखना है इसके साथ। ठीक है, समन्स इंक्लूड्स, आई मीन समन के साथ क्या जाता है, प्लेंट तो जाएगी जाएगी, वो अपना जो डिफेंडेंट है अपना ड्राफ्ट कैसे करेगा, रिटन स्टेटमेंट तो प्लेन को देख के ही करेगा। ओके, और उसमें जो समन में डायरेक्शन होती है टू अपीयर, कि कब आना है, किस डेट में आना है, टाइम पे आना है, एंड अल्टीमेटली समन में सिग्नेचर होंगे जज साहब के या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एंड देन देयर वुड बी अ सील, सील होगी उसमें। ठीक है, सील यानी कोई स्टैंप लगी होगी कोर्ट की। तो इन दिस वे द समन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब हमने सेक्शन 27 तो बेसिक सी बात करता है, समन टू डिफेंडेंट। ठीक है, समन टू डिफेंडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, इट हैज टू बी विद इन 30 डेज के अंदर सर्व्ड होने चाहिए, 30 डेज के अंदर सर्व्ड हो जाने चाहिए। May be served in the manner prescribed on such a day not beyond the 30 days from the date of institution of the suit,
That means if the suit is duly instituted, the summon has to be served within 30 days. तो ये आपका देखो मेंस का क्वेश्चन आता है, तो मेंस का क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज लिखोगे ना आप, इतना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये, तो मैं मेंस का क्या इसमें तो थीसिस लिख जाएंगे समन पे, इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। तो अब कितना लिखोगे एक पेपर में, ऐसा तो नहीं कि समन का ही क्वेश्चन आएगा, तो दो हम हार्डली 3 पेज तो लिख ही सकते हैं समन पे। अब सेक्शन 28 आता है समन ऑफ सर्विसेज ऑफ द समन वेयर द डिफेंडेंट रेसाइड इन अनदर स्टेट। जब एक डिफेंडेंट रेसाइड करता है किसी और स्टेट में, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दिल्ली की कोर्ट समन भेजना चाहे किसमें, उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल भेजे जाएंगे। कैसे भेजे जाएंगे उसका प्रोसीजर ये है, बताया गया है। अ समन में भी सेंड फॉर द सर्विसेज अनदर स्टेट टू द कोर्ट, तो कोर्ट को समन भेजेगी, कोर्ट को समन भेजेगी। एंड इन सच मैनर मे बी प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स इन द फोर्स इन दैट स्टेट। तो अगर दिल्ली की जो कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश की कोर्ट को समन, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंडेंट रहता है, उसको तामील करने के लिए भेजेगी, तो समन के जो रूल्स होंगे वो स्टेट टू स्टेट वेरिएशन हो सकते हैं, बदलाव हो सकता है। तो जहां पे इसको तामील होना है, यानी उत्तर प्रदेश की जो कोर्ट है वहां के जो रूल्स होंगे उस स्टेट के, वो रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। अलग अलग हो सकते हैं, प्रोसेस फीस अलग हो सकती है, बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है, तो वहां के जो रूल्स होंगे वो अप्लाई होंगे। द कोर्ट टू विद द समन इज सेंट, जहां पे वो समन भेजा गया होगा तामील के लिए, shall upon the receipt thereof the proceed as if it had been issued by the court such court। मानो कि भाई ये अब इसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा ये कि मानो कि उत्तर प्रदेश की जो कोर्ट है उसने ही समन इशू किए हैं। एंड अब समन को जब क्या उस पे एक्शन लिया गया है, क्या समन की तालीम हो गई है नहीं हो गई है, सॉरी तामील, ठीक है, नॉट तालीम। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन तामील एंड तालीम। तालीम क्या होता है? एजुकेशन, उसको पढ़ाना। तो कई बार ये बार बार होगा, टैंग ट्विस्ट होती है इस वर्ड में, ट्विस्ट तो नहीं होती, निकल जाता है। तो तामील होना, ठीक है, सर्विस ऑफ समन उर्दू का वर्ड है, नॉट अ हिंदी वर्ड। द कोर्ट टू विद द सच समन इज सेंट शैल अपॉन रिसीप्ट ऑफ प्रोसीड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय द कोर्ट, मानो के उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने ही इशू किया है वो। एंड शैल देन रिटर्न द समन टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। अल्टीमेटली समन सर्व्ड हुए या नहीं हुए हैं तो ये यूपी की कोर्ट वापस भेज देगी दिल्ली में, ठीक है, विद रिगार्ड देयर टू। ऐसा भी हो सकता है भाई उत्तर प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, प्राइमरी लैंग्वेज स्टेट की? हिंदी, हिंदी है, और इससे पहले कौन सी थी? तो वहाँ उर्दू और हिंदी है, इंग्लिश नहीं है वहां पे, ठीक है, उर्दू है वहां पे, मैक्सिमम उर्दू चलती थी पहले, लेकिन हाँ कोर्ट प्रोसीडिंग में उर्दू नहीं चलती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कोर्ट कब बना है? हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यू कैन आंसर इट। चलो वैसे ऐसे रैंडमली पूछ लिया मैंने, पता तो होना चाहिए कौन सा कोर्ट, हमारे जितने भी कोर्ट है कब कब बने हैं। सो वे द लैंग्वेज ऑफ द समन सेंट फॉर द सर्विस इन अदर स्टेट इज डिफरेंट। अब दिल्ली में तो मैक्सिमम इंग्लिश में ही जाते हैं समन, लेकिन उत्तर प्रदेश में समन हिंदी में जाते हैं। अब एमपी की नोटिफिकेशन तो आपने देखी होगी, पूरी हिंदी इंग्लिश में तो है ही नहीं, वो आधे बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने मैसेजेस आ गए, इतने कॉल्स आ गए। तो अल्टीमेटली क्योंकि सब्जेक्ट में भी ऐसे ऐसे वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को विनिर्देश दोष और वो एक प्रक्रम, पता नहीं क्या वर्ड लिखा है हिंदी का, इवन दो मुझे भी डिफिकल्टी आई थी उसको समझने में, बट वो समझ में आ ही जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। So now where the language of the summon sent for the service in another state is different from the language of the record referred to in subsection 2. जिस स्टेट में भेजेंगे उसके स्टेट की लैंग्वेज अलग है, दिल्ली की अलग है, हिंदी और इंग्लिश का। यानी अभी अगर इशू आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि केरला की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो दिल्ली में समन भेजना चाहे। अब दिल्ली केरला में तो क्या तमिल जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज चलती है उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर डिफेंडेंट है तो उसे समझ में आएगा, वहां के लैंग्वेज में नहीं समझ में आएगा, तो क्या प्रक्रिया होगी उसकी, वो 3 में बताया गया, ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड, उसका ट्रांसलेट करके जाएगा इन हिंदी। वे द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज इशूइंग द समन इज हिंदी, ठीक है, अगर हिंदी है तो हिंदी में कर दिया जाएगा, और अगर कई सारी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भी होता है तो उसको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में किया जाएगा। वे द लैंग्वेज ऑफ द सच रिकॉर्ड इज अदर देन द हिंदी और इंग्लिश शैल आल्सो बी सेंट टुगेदर विद द रिकॉर्ड सेंट अंडर दैट सबसेक्शन, ठीक है।
तो उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी भेजा जाएगा। एटलीस्ट 2 लैंग्वेज तो पता हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। एक चीज और मैं बताता हूँ, वैसे जो सारा काम है ना, एक नजारत डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है ये समन को तामील करवाना, नजारत। और उसके नीचे फिर होता है नजीर, नजीर के नीचे होता है प्यादे। अब आप कहोगे सर ये क्या चेस खेल रहे हैं? हाँ, चेस का ही वर्ड यूज हुआ है वहां पे। सबसे पहले एक डिपार्टमेंट होता है नजारत, नजारत के नीचे नजीर होता है, नजीर के नीचे होते प्यादे। तो जो प्यादे जैसे प्रोसेस सर्वर होते हैं ना, उनका काम होता है समन को तामील करवाना। आगे चलते हैं। नाउ सर्विस ऑफ द समन, ये अभी हम बाद में करेंगे जब हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे कि फॉरेन सर्विस समन कैसे होते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे क्योंकि रूल्स भी हैं इससे संबंधित। देन विल डू इट। अब एक और यहाँ पे सेक्शन है, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक। पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक। अब यहाँ पे डिस्कवरी वर्ड जो है, ये ऑर्डर नंबर आप देखेंगे ऑर्डर नंबर 11 में है। डिस्कवरी में सिर्फ डिस्कवरी नहीं है, इंटेरोगेटरीज है, इंटेरोगेटरीज and inspections. Power to order, discovery and the like. So subject to the condition and limitation as may be prescribed, the court may at any time either of its own motion यानी तो sumoto या application of any party क्या करेगा, make such order as may be necessary or reasonable. Necessary जो भी उचित लगे और जो कि reasonable हो in all the matter relating to the delivery and answering of interrogatories. मेकिंग एनी सच ऑर्डर, कोर्ट चाहे तो, देखो ये कब होता है, ये कौन से स्टेज पे होता है ऑर्डर नंबर 11 का यूज, वो भी बताता हूँ आपको। मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी एंड रीजनेबल इन ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज। अगर हम ऑर्डर 11 को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि इंटेरोगेटरीज की बात की गई है। शुरुआत में ही जैसे ही प्लेंटिफ होगा, उसके बाद जो समन जाएंगे, समन के बाद डिफेंडेंट अपना मामले को लेके कोर्ट में आता है। तो जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ही बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू या एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशूज, पार्टीज क्या कर सकती है, एक दूसरे को इंटेरोगेटरीज भेज सकते हैं। इंटेरोगेटरीज होता है क्वेश्चन फॉर्म बना के, क्वेश्चंस बना के कि भाई मेरे को प्लेंटिफ कहेगा मुझे डिफेंडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, या डिफेंडेंट प्लेंटिफ से भी पूछ सकता है। क्वेश्चनर फॉर्म में बना के कोर्ट में जमा करता है, फिर कोर्ट आगे प्रोसीड करती है। उससे ये फायदा होता है इंटेरोगेटरीज से ये बेनिफिट होगा कि इंटेरोगेटरी से कोई पार्टी क्या पता कुछ बात को एडमिट कर ले। अगर उसने जो चीज एडमिट कर ली वो मुझे बाद में सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मुझे उससे बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। दैट्स गोइंग टू हेल्प मी इन फ्यूचर, कि जो चीज एडमिट उसने कर ली होगी इंटेरोगेटरीज में, तो मुझे वो सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी भी बात से वो मुकर भी नहीं सकता, क्योंकि इंटेरोगेटरीज जो होती है वो पेपर पे होती है, ठीक है, वर्बली नहीं होती है। तो पेपर का आंसर वो पेपर में ही देगा। तो उससे इस तरीके से कोर्ट जो चाहे, वैसे तो इसको भी हमें यहाँ पे भी नहीं पढ़ना चाहिए था, बट एक फ्लो में हम चल रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि समन्स की भी बात की गई है। तो मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज, द एडमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द फैक्ट्स। किस चीज के लिए और ऑर्डर हो सकता है? इंटेरोगेटरीज के लिए हो सकता है। एडमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट क्या आपके कब्जे में है, क्या ये डॉक्यूमेंट आपका है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें के लिए भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। नाउ द एडमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द फैक्ट्स, द पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, यानी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द एडमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, कि किसी डॉक्यूमेंट को आप ये एडमिट करें, क्या ये डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है, या कोई फैक्ट्स के लिए भी। एंड फॉर द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको आप लेके आइए, इसलिए भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। एंड फॉर द इम्पाउंडिंग कोर्ट जब्त कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट, लगता है अगर ये इसी के पास रहेगा तो ये नुकसान पहुंचा सकता है किसी को भी। एंड फॉर द रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट और अनदर मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, ठीक है, क्योंकि मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसको भी कोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। ओके, एंड issue summon to prepare whose attendance is required, issue summons
to person whose attendance is required either to give evidence. अब देखो विटनेस को भी समन इश्यूज करने के लिए यहाँ पे बात की गई है. कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट इशू कर सकती है समन फॉर टू समन टू प्रोड्यूस समन टू पर्सन whose attendance is required either to give evidence देने के लिए और to produce documents और such other objects. ठीक है, देखो इसमें क्या है, समन मैंने कहा किसको, विटनेस को भी भेजे जाते हैं 16 के अंदर, ऑर्डर नंबर 16 में. अब उसको किस चीज के लिए भेजे जाते हैं कि आप आइए कोर्ट में गवाही दीजिए. ठीक है, कोर्ट में गवाही दीजिए. कोर्ट में गवाही कैसे होगी, या तो ऑरली आके देगा या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वैसे देता है. ठीक है, रिटर्न में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सच अदर्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, या कोई और भी चीज उसको मंगाने के लिए बोला जा सकता है कि कोर्ट में आप लेके आइए as offer set. So और लास्ट में क्या लिखा है, कोर्ट के पास इस बात की भी पावर होगी कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है एनी फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट. देखो ये दोनों चीजें मैं बाद में पढ़ना है, लेकिन एक रिले फ्लो में चल रही है. दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग इट टू यू. मेरे को ये आपको बताना था वैसे. ठीक है, ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट. एफिडेविट जो हमारा ऑर्डर नंबर 19 है. देखो एविडेंस एक्ट जो हम पढ़ते तो एविडेंस एक्ट में साफ लिखा है कि एफिडेविट पे जो बात कहते हैं वो अपने आप में एविडेंस नहीं होता है. हाउएवर व्हेनेवर द कोर्ट इज पासिंग एनी ऑर्डर, कोर्ट ने अगर सेक्शन 30 का यूज करते हुए ऑर्डर पास किया है, सो एंड द पार्टी इज गिविंग एन एफिडेविट इन द कोर्ट. ठीक है, कोर्ट अगर एफिडेविट दे रही है किसी बात को सत्यापित करने के लिए, then this particular affidavit will be treated as evidence in the court. तब ये एफिडेविट एक आम एफिडेविट नहीं रहा, ये कोर्ट के ऑर्डर पे कहने पे आपने दिया है तो वो इट वुड बी ट्रीटेड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट. ठीक है, और जनरली 19 की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन इन द चीफ एंड द चीफ एग्जामिनेशन जो होता है वो एफिडेविट पे ही दिया जाता है सिविल मामलों में. ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी, चलो आगे चलते हैं. एंड समन टू विटनेस. समन टू विटनेस, अब जो हमने ये सेक्शंस पढ़े हैं, जस्ट वेट, एंड द सेक्शन 27, 28, 29, ये जो तीनों सेक्शंस हमने अभी पीछे पढ़े, अभी मैंने एक स्किप भी किया है. दे विल अप्लाई समन टू गिव एविडेंस, यानी विटनेस पे भी अप्लाई होंगे, और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑफ द मैटेरियल ऑब्जेक्ट्स. नाउ 32 व्हाट इट सेज, penalty for the default, the court may compel the attendance of any person to whom a summon has been issued under section 30 and for that purpose may, कोर्ट चाहे तो विवश कर सकता है, कंपेल कर सकता है कि आप आइए कोर्ट में, अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom summon has been issued. देखो बिल्कुल सिंपल तरीका, पहले समन भेजेंगे, अगर समन को फॉलो नहीं कर रहा है देन व्हाट कैन बी डन, उसको दबाव डाला जा सकता है. और दबाव कैसे डाला जाएगा, उसके साथ वारंट कर दिया जाएगा, अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा, अटैच कर ली जाएगी उसकी प्रॉपर्टी और उसको बेची भी जा सकती है. एंड इम्पोजिंग अ फाइन अप टू अपॉन हिम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज से ज्यादा का फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा. और उससे ये भी कहा जा सकता है कि ऑर्डर हिम टू फर्निश अ सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट टू कमिट हिम टू सिविल प्रिजन. अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता है तो सिविल प्रिजन यानी कैद में भी डाला जा सकता है. यहाँ से तो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता ही बनता है. ठीक है, 32 इज ऑफ एमसीक्यू. ये हमारे हो गए सेक्शन. अभी मैंने एक सेक्शन छोड़ा है क्योंकि फॉरेन समन है, वो सेक्शन रूल नंबर 26 पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन 26 तब मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, 26A. तब एक जो रूल मैंने छोड़ा है बीच में, दिस रूल नंबर 29. ठीक है, वो साथ पढ़ लेंगे. नाउ अब हम ऑर्डर्स पढ़ते हैं. issue and the service of the summon, issue and the service of the summon, order number 5. Okay, now summon के बारे में हमने जान लिया. summon क्या है, summon तभी issue होंगे जब the suit has been duly instituted, then only the summon will be issued. अब summon जो है इसको हमने ब्रेक करके पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे 1 से लेकर रूल नंबर 8 तक, फिर पढ़ेंगे 9 to 20 तक, फिर हम पढ़ेंगे 21 से 30 तक. इसको ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे. तो पहले हम 1 to 80 तक पढ़ेंगे. ठीक है,
सबसे पहले हम बात करेंगे इशू ऑफ समन। तो ये जो हमारे पहले रूल्स होंगे 1 to 8 दैट वुड बी डीलिंग विद द इशू ऑफ द समन। तो व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अगर सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो चुका है, ड्यूली इंस्टीट्यूटेड में हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। समन में भी इशू टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को समन इशू किया जाएगा टू अपीयर एंड आंसर, to appear and answer the claim and to file a written statement of his defense। तो वो अपने written statement लेके आएगा for his defense if any within the 30 days। ठीक है, 30 दिन के अंदर वो लेके आएगा। 30 दिन कौन से? from the date of the service of the summon on that defendant। तो जिस दिन उसको सर्विस समन की हो गई होगी, from the date of service of summon। ठीक है, अब जैसे समन जो इशू हुए हैं, समन इशू है 1 जनवरी 2021 को, समन पहुंचे हैं 10 जनवरी 2021 को, तो उसके 30 दिन जो है वो यहाँ से काउंट नहीं होंगे, 30 दिन यहाँ से काउंट होंगे। ठीक है, if any within 30 days from the date of service of summon, that means probably ये 10 दिन आप लगा लो, 9 तारीख बैठेगी। ठीक है, 30 डेज बैठेंगे 9 तारीख, whatever it would be, that would be the, इस दिन को हम 30 डेज काउंट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट नो समन शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड। अब जो डिफेंडेंट है वो खुद ही कोर्ट में आ जाता है तो समन इशू करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि समन जो है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि जिसके खिलाफ आप दावा डाल रहे हैं तो उसे पता होना चाहिए मुझे क्या डिफेंस करना है, कि प्लेंटिफ ने क्या क्लेम किया है। बट वो खुद ही आ जाता है तो यू नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ समन। ठीक है, provided further that where the defendant failed to file a WS, provided further that where the defendant failed to file the written statement, अगर डिफेंडेंट WS नहीं फाइल करता है within the said period of 30 days, 30 दिन में अगर वो फाइल नहीं करता है, he shall be allowed to file on the same other day as will be specified by the court for the reason to be recording in writing। यानी मैक्सिमम देखो 30 दिन तो हमने दी है उसको, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये जो समन की जो तामील हुई है वो बहुत देर में हुई है, उसको हार्डली 5 दिन मिले थे, तो 5 दिन में आदमी सोच भी नहीं पाया कि मैं एडवोकेट कैसे करूं, क्योंकि खुद तो ड्राफ्ट कर नहीं पाएगा रिटर्न स्टेटमेंट, तो कोर्ट में आके वो एक्स्ट्रा टाइम मांग सकता है। तो कोर्ट उसको इन टोटल 90 डेज, दैट मींस 60 और दे सकती है, 60 डेज और दे सकती है। ठीक है, within such period of 30 days he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for the reason to be recording in writing, but which shall not be later than 90 days। ठीक है, from the date of service of the summon। तो टोटल 90 डेज हो गए। ठीक है गाइस, तो 90 डेज के अंदर समन जो है अल्टीमेटली मैक्सिमम टाइम पीरियड है 90 डेज। ठीक है, तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा, आई होप। इज दैट क्लियर? रूल नंबर 1 सिंपल सा है। अब रूल नंबर 1 में एक चीज और है जो आपके बेरेट में भी दे रखा होगा, कमर्शियल डिस्प्यूट। बच्चे पढ़ते नहीं है, मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगा, छोड़ देते हैं आप नीचे की चीज को छोड़ ही देते हैं, स्पेशल कमेंटमेंट जो है। तो हमारे पास अभी रिसेंटली कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट भी है, वो जो मामले देखता है कमर्शियल डिस्प्यूट देखता है। अभी आपको मैं एक्ट पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। कल को आपसे ही पूछ ले जी कमर्शियल कोर्ट कुछ है क्या, तो कमर्शियल कोर्ट है, उसमें एक स्केड्यूल दे रखा है कि लगभग शायद 22 ऐसे स्केड्यूल्स हैं उसमें। उस स्केड्यूल में, एक स्केड्यूल में 22 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मामले हैं वो कमर्शियल कोर्ट्स में जाते हैं। जैसे अगर पार्टनरशिप का मामला भी है ना, वो भी कमर्शियल कोर्ट में जाता है। if there is a dispute regarding the partnership को लेकर, वो भी वहां पे जाता है। और बाकी कमर्शियल क्या होता है, कमर्शियल कोर्ट एक ऐसी कोर्ट्स है जिसका पर्पस क्या है। कमर्शियल कोर्ट अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा कि अगर बाहर की जो कंट्रीज आती है वो इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करे, इंडिया में इन्वेस्ट करती है, कोई इशू अराइज हो जाता है तो कई सालों लग जाते हैं इंडिया में एडजुडिकेट होने में। तो उसका पर्पस ये था कि भाई मैटर जितना जल्दी हो सके वो डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। तो पहले उसकी एक पेक्यूनियरी लिमिट थी 1 करोड़ रुपीस, कि कोई भी जो मामला 1 करोड़ रुपए से ऊपर का होगा वो मामला कमर्शियल कोर्ट्स में जाएगा 1 करोड़ से ऊपर। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, इस 1 करोड़ रुपीस को रिड्यूस करके 3 लाख रुपीस
3 लाख रुपए से ऊपर के जो मामले होंगे वो कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे, प्रोवाइडेड वो स्केड्यूल में कवर होते हो। ठीक है, 22 ऐसे टॉपिक्स हैं। जैसे सपोज कमर्शियल क्या होते हैं कि भाई किसी ने कुछ लेना है, देना है, डिस्प्यूट अराइज हो गया है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के नहीं है, ठीक है, कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल नेचर की जो चीजें होंगी, तो वो मामले कमर्शियल कोर्ट्स में जाते हैं, और कमर्शियल कोर्ट्स प्रेसाइडेड बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसा ये इसलिए भी बनाए गए थे कोर्ट्स क्योंकि कोई फॉरेन जो कंपनीज है जो इंडिया में सेटअप होंगी, अगर इंडिया में इश्यूज आएंगे तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया के में जो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं। दैट इज द रीजन अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर जुडिशरी में वैकेंसीज काफी आएंगी, लगभग 5,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। अब एक ऐसा नहीं कि एक ही साल में 22 में ही सारी 5,000 निकाल देंगे, औरों के लिए भी रखनी होती है। तो इस साल आएंगी, 22 में भी बहुत सारी वैकेंसीज आएगी, लगभग 1-1.5 हजार वैकेंसीज होंगी सारे स्टेट्स के मिला के। कुछ 8-9 स्टेट्स ऐसी होंगे जिसमें आप एलिजिबल होंगे ही, बिकॉज ऑफ वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बट एटलीस्ट आज के टाइम में भी 5,000 वैकेंसीज हैं, लाइंड अप है। तो कमर्शियल कोर्ट्स बनाए गए ताकि एजुडिकेट मामले जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सके, वो पर्पस था। ठीक है, और एट द सेम टाइम इंडिया में भी जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स आ रहे हैं वो सिविल कोर्ट में, सिविल जज साहब के पास नहीं जाके वो यहाँ जाते हैं एडीजे साहब के पास। तो ये, अब इसमें मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 1 में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी ना टाइम पीरियड लिखा है 120 दिन का, 120 डेज। भाई आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर हमने वैसे रूल नंबर 1 में पढ़ा है 90 डेज मैक्सिमम पीरियड, वहीं कमर्शियल कोर्ट के मामले में 120 दिन है, लेकिन 120 दिन से किसी भी कंडीशन में एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड, अब एक बार पढ़ भी लेते हैं, प्रोवाइडेड फॉर दैट व्हेन द डिफेंडेंट फेल टू फाइल हिज डब्ल्यूएस, रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, he shall be allowed to file। और ये मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपडेट भी रहना पड़ता है। पीरियड ऑफ 30 डेज, अगर वो 30 दिन में नहीं करता है WS, he shall be allowed to file the WS on such other day as may be specified by the court for the reason to be recorded in writing and on the payment of such cost as to the court deem fit, but which shall not be later than 120 days। 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा from the date of service of summon, and on the expiry of 120 days from the date of service of summon, the defendant shall forfeit, क्या लिखा है वर्ड, shall forfeit the right to file WS। तो उसका जो राइट जो है स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा for filing of the WS। ठीक है, he cannot file a WS then, and the court shall not allow the written statement to be on the record। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, उसका राइट खत्म हो जाएगा WS फाइल करने का, बाद में रिकॉर्ड पे भी नहीं लगेगी। 120 दिन है, 90 दिन की जगह 120 दिन है। दैट इज इंपॉर्टेंट रहेगा, माइंड में रखना। लेकिन एमसीक्यू का ही तो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से मेंस का थोड़ी ना बन जाएगा। अब आ जाते हैं रूल नंबर 1 के 2 पे। रूल नंबर 1 सब रूल नंबर 2। अब इसमें कहता है द डिफेंडेंट टू होम द समन हैज बीन इशूड अंडर सब रूल नंबर 1 में अपीयर। अब जिसको हमने समन भेजे हैं डिफेंडेंट्स को, वो कैसे आएगा, खुद आ जाए, कोई इशू नहीं, पर्सन में आ जाए, आई मीन द डिफेंडेंट इन पर्सन। एंड द बी कहता है बाय अ प्लेटर, अपने वकील साहब को भेज देगा, ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल द मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट। बिल्कुल ये भी आ सकते हैं प्लेटर साहब, लेकिन प्लेटर साहब जब अपीयर होंगे तो वकालतनामा तो होना ही चाहिए। एंड बाय अ प्लेटर अकम्पनाइड बाय एनी पर्सन, प्लेटर होगा, प्लेटर के साथ एक और आदमी कोई भी आ सकता है, accompanied by some person able to answer all the questions। ठीक है, अब ये जब आते हैं यहाँ पे मैं एक ऑर्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो जाता है इतनी सी बात पे, कि आप जब ऑर्डर नंबर 10 पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी बाय द कोर्ट। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। तो उस वक्त जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात आती है, तो कोर्ट में जो होता है, कोर्ट में कौन हो सकता है, प्लेंटिफ इन पर्सन हो सकता है, प्लेंटिफ इन पर्सन नहीं तो प्लीडर हो सकता है, प्लीडर नहीं है तो उसके साथ जो एक इंसान आया है, प्लीडर के साथ जो आया उससे भी कोर्ट पूछ सकती है क्वेश्चन, ताकि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भी अच्छे से बन सके। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 10 में एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट हेयरिंग पे कोर्ट पूछताछ करेगी, पूछताछ करने के बाद इंटेरोगेटरीज में जो आंसर आए थे उनको भी देखती है कोर्ट, और जो डॉक्यूमेंट कई एडमिट कर लिए हैं, फैक्ट्स को एडमिट कर लिए हैं तो वो भी होती है।
प्लीडिंग्स को देखते हैं, उसके बाद वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करती है, ऑर्डर नंबर 14। ठीक है, देखो अगर जो चीज मैं यहाँ अभी पढ़ा रहा हूँ ना, आपको आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है। जब हम उस टॉपिक पे आएंगे आपको लगेगा यार ये तो हम पढ़ चुके ही हैं। तो एवरी समन शैल बी साइन बाय द जज, जज साहब के द्वारा साइन होगा, एंड और सच ऑफिसर एज ही मे अपॉइंट एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। ये सब आप जानते हैं, समन के अंदर ही मैंने बताया है, जज साहब के साइन होंगे और द सच ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, एंड उस पर साइन और सील होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब आता है रूल नंबर 2। ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 2 क्या कहता है? कॉपी ऑफ द प्लेन एनेक्स टू द समन, कॉपी ऑफ प्लेन्ट एनेक्स टू द समन। Now every summons shall be accompanied by the copy of the plaint. Basic सी बात है, nothing new in it. रूल नंबर 3 क्या कहता है? द कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और द प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। कई बार कोर्ट ऐसे कह सकते हैं कि आप खुद आएंगे। कौन? पार्टी इन पर्सन। ठीक है, पार्टी इन पर्सन। तो कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ को कह सकती है कि आपको खुद आना पड़ेगा, अपीयर इन पर्सन। वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, the summon shall order him to appear in person in the court on the day therein specified. अच्छा एक बात बताइए, जो प्लेंटिफ इन पर्सन को बुलाने की बात की है, डिफेंडेंट इन पर्सन, ये समन जो होंगे किसके एड्रेस पे जाएंगे? हाँ जी, किसके एड्रेस पे जाएंगे? डिफेंडेंट। So defendant. क्या डिफेंडेंट के एडवोकेट के पास जा सकते हैं? यस सर। तो डिफेंडेंट के चाहे एडवोकेट के पास हो तो एडवोकेट ही तो बता देगा ना तुम्हें कोर्ट ने पर्सनली बुलाया है। तुमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। यस सर। अब रूल नंबर 3 का 2 देखते हैं। Where the court sees reason to require the personal appearance of the plaintiff on the same day, it shall make an order for the such appearance. तो कोर्ट कई बार क्या कर सकती है, कोर्ट को उचित लगता है टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द सेम डे, उसी दिन प्लेंटिफ भी आ जाए, क्या पता मामला उसी दिन निपटारा हो जाए। ऐसा भी होता है, फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे मामला भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कई बार छोटे मोटे मामले होते हैं तो उसमें डिफेंडेंट को हमने समन तो भेज दिया, वो आता भी है, रिटन स्टेटमेंट के साथ आ जाता है, और उसी दिन क्या पता वो कोर्ट उसी दिन एडजुडिकेट भी कर दे। अगर पार्टी जो है कोई इश्यूज ही नहीं बनेंगे, इफ देयर इज नो इशू बिटवीन द पार्टीज, तो मामला उसी दिन सेटल हो जाएगा। डिफेंडेंट कहता है कि हाँ मैं देने के लिए रेडी हूँ अमाउंट व्हाटएवर द क्लेम, तो उस दिन ही मामला जजमेंट भी लिख दी जाएगी। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है कि आपको पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बुलाएंगे, हम पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बुलाएंगे। सेक्शन निकाल लीजिए 132 एंड 33, जिनको पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं होगी, कोर्ट नहीं बुलाएगी। कौन कौन सी चीजें होंगी? सेक्शन 133, 132 पहले पढ़ लेते हैं। 132 में तो वुमेन की बात की गई, एक पर्दानशीन लेडी है जो पब्लिक प्लेस पे नहीं आती अक्सर। ठीक है, एग्जामिशन ऑफ अ सर्टेन वुमेन फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस। अब देखो ये सेक्शन भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पर्सनल अपीयरेंस, कौन? वुमेन। पढ़ लेते हैं क्विकली, बैरेक्ट आपके पास होगा ही। सो वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड द मैनर ऑफ द कंट्री आउट नॉट टू कंपेल टू अपीयर इन द पब्लिक, जिसको पब्लिक में जनरली नहीं बुलाया जाता है, नहीं अपीयर हो, आई मीन उसको दबाव नहीं डाला जा सकता, शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पर्सन, shall be exempted from the personal appearance in the court। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज वहां अप्लाई नहीं होगी, nothing herein contained shall be deemed to exempt such women from the arrest in the execution of the civil process। पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बुला रहे, लेकिन अगर उसको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली सिविल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हुए अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन कब नहीं किया जाएगा ये भी आप लोगों को पता है, जब बात आती है मनी डिक्री की, तो मनी डिक्री में इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर आता है सेक्शन 56। एम आई राइट? यस सर। तो हम जब देखो कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, 132 पढ़ रहे हैं, इसका रिलेशन कोई 56 से था नहीं, लेकिन हमने 56 भी पढ़ लिया, आगे तो पढ़ेंगे। और क्या लिखा है इसमें? शैल बी डीम्ड टू बी एग्जाम्प्ट सच वुमेन फ्रॉम द अपीयरेंस अरेस्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिविल प्रोसेस इन केस वेयर in which the arrest of the woman is not prohibited by this court। जहाँ पे कानून में उसका अरेस्ट प्रोहिबिटेड नहीं है। कहाँ पे प्रोहिबिटेड है उसका अरेस्ट किया जाना? वो सेक्शन 56 में प्रोहिबिटेड है, मना है ना कोड में। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग भी हैं 133 में
इसमें टोटल मिला के 11 ऐसे लोग हैं जिनको भी हम पर्सनल अपीयरेंस नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं बुलाएंगे सिविल मामले में। 5 यूनियन के हैं, 5 यूनियन के हैं, 5 स्टेट लेवल पे हैं, और एक ऐसा इंसान है अब जिसका कोई यूज नहीं है, 87 भी। 5 यूनियन के कौन है? 5 यूनियन के क्विकली लिख लेते हैं एक जगह। 5 यूनियन मेंबर्स कौन है? यूनियन की साइड, यूनियन मतलब केंद्र सरकार की तरफ से, सरकार मतलब 3 अंगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जुडिशरी भी आता है उसमें। और ऐसे ही ये स्टेट लेवल पे हो गए। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 87 भी। यूनियन में कौन कौन होगा? एक तो प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर, स्पीकर को नहीं बुला सकते, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई एक ऐसा जज है सुप्रीम कोर्ट का जो लोकसभा का स्पीकर भी रहा है? सर हाँ जी। जस्टिस हिदायतुल्ला। जस्टिस हिदायतुल्ला ने, वो तो हमारे स्पीकर नहीं थे, वो तो उनको President. प्रेसिडेंट बनाया गया था। अच्छा, Yes. जस्टिस हिदायतुल्ला जो थे वो कार्यवाहक प्राइम प्रेसिडेंट थे या फिर जो रेगुलर थे वैसे थे? एक्टिंग। हाँ जी, कार्यवाही। एक्टिंग थे, कार्यवाहक, एक्टिंग। ये आप मुझे सोच के बताएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे माइंड में, तो स्पीकर वर्ड आया तो जब जुडिशरी की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। क्या कोई ऐसा जज भी रहा है सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो स्पीकर जो लोकसभा का रहा हो? ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, फ्यूचर के लिए कभी पूछा जा सकता है। नाउ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे भी उसी रैंक के लोग हैं ऑलमोस्ट, बट स्टेट्स में आ जाता है वो। देखो गवर्नर हो गए, गवर्नर है तो कई जगह एलजी होगा, कई जगह एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एलजी डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम ही है, इक्वलेंट टू एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी यूनियन टेरिटरीज को लेके देखा जाए तो। एंड देन स्पीकर, चेयरमैन, मिनिस्टर्स इन द स्टेट्स एंड द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और आता है 87 बी। 87 बी में क्या होता है? जो राजा रजवाड़े, जो रूलर्स हैं, फॉर्मर रूलर्स, उनको एग्जम्प्ट किया जाता था पहले। ओके गाइस, अच्छा ये जो आपने सुना होगा आर्टिकल हमने पढ़ा था, आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल आपने भी देखा होगा, आज भी राजा राजा घराना चल रहा है, उनके नाम के आगे राजा महाराजा कुछ भी लिखा होता है। तो आर्टिकल 18 तो मना करता है, तो लेकिन उन्होंने आज भी नाम राजा कैसे लिखा हुआ अपने आगे, नाम के आगे? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है तो। हाँ जी, तो वो स्टेट ने नहीं दिया ना उनको। हाँ जी भाई, यही आंसर है, उन्होंने स्टेट ने नहीं दिया, दैट इज नॉट कन्फर्ड बाय द स्टेट। पहले स्टेट दे देती थी, उन्होंने खुद तो, जो मैंने, मेरे एक स्टूडेंट है, उसने अपने नाम के आगे जस्टिस लिख रखा है या उसका नाम ही जस्टिस है तो ऐसे थोड़ी ना है कि वो नाम में कुछ भी लिख सकता है, उसका नाम ही जस्टिस है, पता नहीं कहाँ साउथ से है कहीं से। ठीक है, आगे चलते हैं नाउ। तो आई होप ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, पर्सनल अपीयरेंस की बात। कहाँ पे थे हम? ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है, ये हो गया। इन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। नाउ रूल नंबर 4, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन अ पर्सन, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस द रेजिडेंट विद इन द सर्टेन लिमिट। अब ये बात करता है, जब आप डिफेंडेंट को बुलाएंगे तो डिफेंडेंट बहुत दूरी पे रहता है, कितनी दूरी पे रहना चाहिए कि उसको हम बुला सकते हैं? हाँ, डिफेंडेंट आउट ऑफ स्टेट रहता है तो डेफिनेटली हम समन भेज देंगे कोर्ट को, कोर्ट फिर एग्जीक्यूट कराएगी, हाई कोर्ट जो रूल ऑर्डर पास करता है उस हिसाब से चलते हैं। नाउ नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रेसाइड्स, जब तक वो रहता हो कहाँ पे? विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। भाई 30,000 का कोई मामला है, 30,000 से समन भेजे जाने हैं करोल बाग, तो 30,000 के तो लोकल ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है ना करोल बाग, लोकल ज्यूरिडिक्शन में आता तो डेफिनेटली कोर्ट भेज देगी डिफेंडेंट को, आइए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो विदाउट सच लिमिट में ना रहता हो, ठीक है, इस लिमिट में, लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में ना रहता हो, बट एट अ प्लेस लेस देन 50 किलोमीटर, लेकिन 50 किलोमीटर की दूरी पे
माइल्स, ठीक है, 50 माइल्स की दूरी पे रहता हो, कोर्ट बुला लेगी। 50 माइल्स प्रॉब्ली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से 65 या 66 के आसपास आएगा किलोमीटर्स में। आप कैलकुलेट करने लेना, इट्स ऑल अप टू यू। तो जहां तक मुझे लगता है 1 किलोमीटर पे 1.3 माइल्स, 1 माइल्स में 1.3 किलोमीटर होते हैं प्रोबेबली, इससे ज्यादा होते होंगे, कैलकुलेट आप कर लेना। नाउ बट लेस देन 50, अगर वो रहता है 50 माइल से कम तो डेफिनेटली कोर्ट उसको बुला लेगी, समन कर देगी। और वेरी देर इज, जहाँ पे रेल चलती है या स्टीमर चलता है या अदर एस्टैब्लिश पब्लिक कन्वीनियंस चलती है फॉर 5/6 ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 5/6 है कितने का, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर ही रेसाइड, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो रहता है। सपोज मैंने पहले भी शायद आपको एग्जांपल दिया था, जयपुर का ही याद आ रहा है मुझे। एंड जहाँ वो रहता है वो जयपुर में है, डिफेंडेंट जयपुर में रहता है, एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिचुएट, जहाँ कोर्ट है, इट इज लेस देन 200 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस। कोर्ट है 30,000 है, उसने समन इशू करने हैं जयपुर में। तो क्या ये समन इशू हो सकते हैं? समन इशू हो सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा कि 200 माइल्स का जिक्र है यहाँ पे। 200 माइल्स को लेंगे तो लगभग 300 किलोमीटर मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो 300 किलोमीटर का 5/6, तो वट एवर इट कम्स प्रॉब्ली मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर आएगा, है ना। 250 किलोमीटर ही तो आएगा शायद, 5 यस सर। 15, ठीक है, 250 आएगा। यस सर। तो 250 किलोमीटर जो आ रहा है वो 200 माइल्स की लिमिट के अंदर आ रहा है, 200 माइल लिमिट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। देखो दोबारा पढ़ो, अगर स्टीमर रेल कम्युनिकेशन वगैरह चलती है तो जो डिफेंडेंट रहता है, डिफेंडेंट जो रहता है फॉर 5/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर ही रेसाइड, जहां वो रहता है, एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिचुएट, कोर्ट 30,000 में है और वो जयपुर में रहता है। तो ये जो है 250, अब जयपुर मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर की रेंज में होगा, तो ये कोर्ट उसको समन इशू नहीं कर पाएगी अगर वो 200 माइल से ज्यादा हो गया तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ 200 पे माइल से 250 ज्यादा हो गया, किलोमीटर आ रहा है तो यहाँ बुला सकती है, इसका मतलब हाँ, अगर 200 है। माइल के अंदर आ रहा है उसका हमें निकालना है 5/6। ये आते नहीं है क्वेश्चन, यहाँ प्रीलिम्स में आ सकते हैं, नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है। 5/6 और 5/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वट एवर द माइल्स की बात की जाए तो माइल्स में कर लेंगे, किलोमीटर में आ रहा है ना यहाँ पे, तो हम किलोमीटर में निकाल लें 5/6 ऑफ द डिस्टेंस। तो ये 200 माइल्स के अंदर अगर आ रहा है तो उसको बुला लेंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आप हमें डिफेंडेंट को तो कोर्ट में बुलाना है, फिर हम कोर्ट को समन भेज देंगे। नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन द पर्सन, अपीयर इन पर्सन की बात कर रहे हैं वैसे, ठीक है, ये अपीयर इन पर्सन की बात कर रहे हैं कि खुद आइए, अदरवाइज तो वो प्रोसीजर है ही। अपीयर इन पर्सन नहीं है तो वो अपना वो वकील को तो भेज ही सकता है, जाते हैं वकील साहब काफी दूर दूर अपीयर होने भी, या तो पार्टी खुद जाती है, लेकिन ये है कि अपीयरेंस इन पर्सन तभी होगा सिविल मामले में जब ये डिस्टेंस की बात की गई, ये फुलफिल हो रहा है तो। नाउ देन वी हैव अ रूल नंबर 5, 6, 7। 5 में लिखा है समन टू बी ईदर टू सेटल द इशू ऑफ द फाइनल डिस्पोजल। समन कई बार क्या होते हैं, इशू सेटलमेंट के लिए भी होंगे, कि अब हमारे को देखो स्टेज की भी बात है, सबसे पहले तो डिफेंडेंट को बुलाने के लिए, फिर इश्यूज के लिए भी होता है, फिर विटनेसेस के लिए भी होता है, और विटनेस से प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग के लिए भी हो सकता है, या विटनेस को खुद गवाही देनी है तो उसके लिए भी समन होगा, बुलावा तो भेजना होगा ना। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए किया जा रहा है, एंड फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। तो कई बार फाइनल डिस्पोजल उसी दिन हो सकता है मामला, तो उसके लिए भी समन भेजा जाता है कि उस दिन मामला डिस्पोज ऑफ हो सकता है। The court shall determine at the time of issuing the summon, ये बताएगी कोर्ट, whether it shall be for the settlement of issues only, क्या हम जो बुला रहे हैं आपको सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए बुला रहे हैं, और फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, एंड द समन शैल कंटेन अ डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, और उसमें समन में लिखा होगा कि आपको किस लिए कोर्ट में बुलाया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर स्मॉल कॉज कोर्ट समन इशू करेगी, दैट इज ओनली फॉर द समन शैल बी फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। Now 6 क्या कहता है रूल नंबर, फिक्सिंग डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को अब जिस दिन आना है वो तो डे फिक्स किया जाएगा, समन में लिखा ही जाता है।
डे अंडर सब रूल नंबर 1, डे अंडर सब रूल नंबर 1 ऑफ रूल नंबर 1, यानी हम सबसे पहले रूल में पहुंच गए हैं. शैल बी फिक्स्ड विद द रेफरेंस ऑफ द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के कोर्ट कब काम करती है, उसकी टाइमिंग क्या है, कौन सी जगह पे उसको आना डिफेंडेंट को, एंड द टाइम नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ समन, एंड द डे शैल be so fixed as to allow the defendant sufficient time to enable him to appear and answer on such a day. कोर्ट ये भी देखेगी भाई समन जो भेज रहे हैं वो कितने समय में तामील होता है जनरली, और उस डिफेंडेंट को कितना समय और चाहिए. तो जनरली जो डेट कोर्ट लगाती है, सपोज 1 जनवरी 2021 को है, ये समन हमने भेजे हैं, तो डेट ऑफ सर्विस से उसको 30 दिन मिलने चाहिए फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द WS. तो हम इसमें 2 महीने की डेट डाल देंगे. ये हो गया ना, कौन सा हो गया, 2 whatever it would be, 2 मार्च लगा दो, तो इतने में तो उसके बाद समन भी चले जाएंगे, उस पर काफी टाइम भी होगा. तो जनरली इतनी डेट मिलती है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 2-2 महीने की डेट मिल जाती है पहली ही डेट पे, तो इतनी डेट मिल जाती है. तो इसको तो बिल्कुल समन आराम से सर्व भी हो जाएंगे, उसको टाइम भी मिल जाएगा 30 दिन का, तो वो अपना समन कोर्ट में लगा देगा. एक रीजनेबल टाइम मिलेगा ना उसको, ताकि अपना आंसर प्रिपेयर कर सके. Now, summon to order defendant to produce documents relied upon by him. देखो एक चीज होता है डॉक्यूमेंट का कब कब यूज होता है, जब हम प्लेन फाइल करते हैं तो डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, प्लेन जब फाइल करेंगे इसके साथ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं. अब कई बार ऐसा होता है कि प्लेंटिफ ने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं, तो वो बाद में भी लगा सकता है. ऐसे डिफेंडेंट अपने WS के साथ जो जो अपना डिफेंस लेके आ रहा है डॉक्यूमेंट के आधार पे, तो वो डॉक्यूमेंट भी लगाएगा. लेकिन उन्होंने तब नहीं लगाए तो बाद में भी कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकती है. ऑर्डर नंबर 13 में लिखा है ना प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और वहां पे वैसे ये भी है कि भाई क्या ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो उस बात का भी वो जिक्र कोर्ट पूछ सकती है. नाउ द समन टू अपीयर एंड आंसर shall order the defendant to produce all the document or the copies thereof. The summon to appear and answer shall order the defendant to produce all the documents or the copies thereof is specified in the rule number 8. 8 का 1A, यानी किसमें है ये, रिटन स्टेटमेंट, जो उसके पोजीशन में हो, द पावर विच ही इज इंटेंडेड टू रिलाई इन द सपोर्ट ऑफ हिज केस. ठीक है, कुछ है नहीं, बेसिक सी बात है. नाउ 8 रूल नंबर क्या कहता है, ऑन द इश्यू ऑफ द फॉर द समन फॉर द फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस. अगर मामला, यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था, समन हमने 5 में भेजा, रूल नंबर 5 में फॉर द फाइनल डिस्पोजल. उसी वक्त क्या हो सकता है कि अगर कोर्ट भेज रहे कि भाई आप फाइनल डिस्पोजल चाहते हैं और ये समन जो भेजे जा रहे हैं फाइनल डिस्पोजल के लिए, तो आपके जो भी विटनेसेस हैं जो इस केस को डिस्पोज ऑफ करने में पॉसिबल है, तो उन विटनेस को भी लेके आएंगे. तो where the summon is for the final disposal of the suit, it shall also direct the defendant to produce on the day fixed for his appearance all the witnesses upon which the evidence he intends to rely in support of his case. ठीक है, तो अपनी विटनेस भी लेके आएगा. अब यहाँ से जो एक और कहानी स्टार्ट होगी रूल नंबर 9 से लेकर 20 तक. रूल नंबर 9 से 20 तक यहाँ पर है सर्विस ऑफ द समन. अभी तक हमने पढ़ा था इशूइंग ऑफ द समन, इशू. अब हम पढ़ेंगे सर्विस ऑफ द समन. आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है. रूल्स आपके तो 9 से 20 तक है सीक्वेंस में, लेकिन हम उसको ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे. समन की जो सर्विस हो सकती है, या तो पर्सनल हो सकती है या डायरेक्ट सर्विस हो सकती है. ठीक है, कोर्ट के द्वारा हो सकती है, या एक होती है दस्ती समन, वो हो सकती है, या सब्स्टिट्यूट सर्विस हो सकती है. सब्स्टिट्यूट सर्विस क्या होती है, वैसे तो ऑर्डर नंबर 22 में है सब्स्टिट्यूट सर्विस, लेकिन 17 को 19 के साथ पढ़ेंगे तो वहां पे भी वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट सर्विस की तरह ही है. एक कॉम्बिनेशन और बना लेंगे, 16 और 18 का कॉम्बिनेशन होगा, और पोस्ट के जरिए कैसे होगी वो 9 के 3 में. ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ द समन. समझ में आया? इसको आप चाहे लिख लीजिए, बना लीजिए, ऐसे ही आपको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज डिफिकल्टी आती है. ठीक है, तो 16 to 18 क्या बताया आपने? 16 के साथ 18 लिखा मैंने.
चलो आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं कितना कर पाएंगे। पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, रूल नंबर 10, 16 और 18, 10 to 16 and 18, तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गया ना। बाकी रूल नंबर 10 से 16 तक तो है ही, 17 नहीं है, वो अलग है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, किस तरीके से सर्विस ऑफ समन होता है। सर्विस ऑफ द समन, चलो इससे पहले मैं आपको चार्ट बनाता हूँ, इसको समझने से पहले चार्ट में बनाता हूँ, वो आप करिए, ठीक है, इजी हो जाएगा। देखो समन जो है, जब समन जाते हैं तो उसके साथ प्लेंट भी जाती है, समन के साथ प्लेंट भी जाएंगे। अब समन से रिलेटेड जो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे वो समझते हैं। सबसे पहले समन जो हम कोशिश करेंगे, डिफेंडेंट इन पर्सन होना चाहिए, डिफेंडेंट इन पर्सन, ठीक है। समन जो सर्व करने की कोशिश की जाएगी डिफेंडेंट इन पर्सन होने चाहिए। देन अगर डिफेंडेंट पर्सन पॉसिबल नहीं है तो उसके एजेंट को की जा सकती है, ठीक है। अगर एजेंट नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर को की जा सकती है, एडल्ट फैमिली मेंबर, ठीक है, एडल्ट फैमिली मेंबर को होगी। एडल्ट फैमिली मेंबर कौन हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बट सर्वेंट नहीं होगा, ठीक है, बट सर्वेंट नहीं होगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें, कोई अगर वो बिजनेस करता है, बिजनेस है या कोई वर्क कर रहा है, या कोई मैनेजर और एजेंट है, मैनेजर एजेंट, इससे संबंधित जो समन होंगे, अगर हम एजेंट को भी तो कर सकते हैं समन, ठीक है, दैट विल बी कवर्ड अंडर। और एक और चीज और यहाँ पर होगी, मास्टर ऑफ शिप, मास्टर ऑफ शिप, भाई गुड्स जिसके शिप में लोड हुए हैं उसको भी समन भेजा जा सकता है कि अभी ये शिप को आगे प्रोसीड भेजा ना जाए, तो इसके लिए स्पेशल सा रूल है, रूल नंबर 13 वो हम करेंगे। देन इट वी हैव एजेंट, आई मीन कोई एजेंट है या एक ऐसा इंसान जो पोजीशन में है इमॉल प्रॉपर्टी के, पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे रूल नंबर 14, ठीक है, रूल नंबर 14, एजेंट पोजीशन ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी। तो नोटिस जो समन है किसको सर्व होंगे, जो कब्जे में इंसान नजर आ रहा है उसको सर्व कर देंगे ना, अगर वो एजेंट है या उसके पास पोजीशन है इमॉल प्रॉपर्टी का ऑनर की। अब यहाँ पे और क्या है, इसके रूल्स भी देख लेते हैं। डिफेंडेंट इन पर्सन की बात करें तो रूल नंबर 12, एजेंट की बात करेंगे अगेन 12, एडल्ट फैमिली मेंबर की बात करेंगे रूल नंबर 15, ये सब होंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 12, 13, 14, 15 हमने समझा। और अगर हम बात करें एक्नॉलेजमेंट वाली बात, जो वो रूल नंबर 16 में एक्नॉलेजमेंट, जहाँ पे प्रोसेस सर्वर जाता है, ठीक है, प्रोसेस सर्वर जाता है, वो एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज मतलब समन की कॉपी के ऊपर वो लिखवाता है कि भाई मैंने रिसीव कर लिया है, डिफेंडर ने रिसीव कर लिया, वो लाके कोर्ट में जमा कराता है, ठीक है। और उसमें फिर उसके साथ हम पढ़ेंगे रूल नंबर 18, जिसमें है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट की बात की गई है, एंडोर्समेंट ऑफ द टाइम एंड मैनर, किस समय समन को सर्व्ड हुआ, क्या तरीका था, वो सारी बातें उसमें लिखता है। अब रह गया क्या, 2-3 बज गए इसमें, तो वो हम आने वाले जो ये हमने इसको सीक्वेंस में पढ़ना है ना, तो वैसे पढ़ेंगे। बचा 10 को भी अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बना लो चाहे आपके ठीक लगता है तो आपको। ओके, नाउ मोड ऑफ सर्विस क्या होगा, द सर्विस ऑफ द समन शैल बी मेड बाय द डिलीवरिंग ऑन टेंडरिंग, या तो समन को डिलीवर कर दिया जाए या टेंडर कर दिया जाए, अ कॉपी ऑफ द साइन बाय द जज or such officer as he appoint in this behalf, seal with the seal of the court, ठीक है। कैसे होते हैं समन सर्व, बाय डिलीवरिंग, डिलीवरिंग कैसे होंगे, तरीके हैं कई सारे, वो हाई कोर्ट ने बता रखे हैं। कैसे हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ठीक है, फैक्स होगा, इट कैन बी
जो any mode or any the rule approved by the High Court, it can be in the form of क्या नाम है इसको, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इस तरीके से हो सकता है। और टेंडरिंग क्या होता है कि उस इंसान को पास जाके ही टेंडर करवा दिया जाए, जैसे पर्सनल सर्विस हो गई या दस्ती सामान हो गए, ऐसे हो सकता है। ये भी हम रूल नंबर 21 में पढ़ेंगे, जो आप लोग बात कर रहे थे ना, उसमें लिखा हुआ है। वैसे उससे पहले भी एक सेक्शन रूल में और लिखा है कि कैसे समन कैसे होंगे, आई मीन फैक्स से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, व्हाट्सएप पे समन हो सकते हैं क्या सर्व्ड? व्हाट्सएप पे समन सर्व्ड हो सकते हैं क्या? हाँ जी, सर इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो हो सकता है। देखो कई सारी जजमेंट आई थी कि 2 बार ब्लू टिक हो गया ना, ब्लू टिक 2 बार हो गया तो समझ लो समन सर्व्ड हो गए। अच्छा मेल पे समन सर्व्ड हो सकते हैं? यस सर उसमें ये नहीं पता चलता कि पर्सन ने रिसीव कर लिया है कि नहीं, तो अगर इसीलिए पर्सन ने अभी रिसीव नहीं अनसर्टेनिटी है। करे हैं तो प्रेज्यूम माना जाता है, नहीं माना जाता? क्या सर? अगर मेल मैंने भेज दी है, उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी, इज इट माई हेडेक? नो सर। इट इज प्रेज्यूम के वो सर्व्ड हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, बट दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब जो 21 की रूल की आप बात कर रहे हैं, वो वहां की हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि वो कैसे सर्व्ड होते हैं, जिस स्टेट में, अगर आउट ऑफ स्टेट भी सर्व होने हैं। ठीक है, एक चीज अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, शायद आप लोग एविडेंस तो पढ़ चुके हैं, एविडेंस आप पढ़ चुके हैं। देखो कुछ चीजें ना टाइमली बाद में चीजें डेवलप होती है, हमारा तो वो चीज निकल गई है, हम ऑलरेडी वो चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं था। आपने सेक्शन 65B पढ़ा है एविडेंस एक्ट का? यस सर। यस क्या सर। जानते हैं इसके बारे में? सर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसके लिए सर्टिफिकेट, क्योंकि जनरली सेकेंडरी कॉपीज जाती हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ हाँ जो जी, भी कंसर्न अथॉरिटी होती है उस वो होना चाहिए, मैंडेटरी है वो। एक काम करना, मैं आपको एक काम करूँ, देखो ये टॉपिक तो हमारा हो चुका है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज दूंगा, ठीक है? मैं आई कैन नॉट शेयर इट ऑन द रिकॉर्ड, सो वो आप जरूर देख लेना। यहाँ से आपका हरियाणा में 20 नंबर का फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 4 जजमेंट है, चारों जजमेंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी जजमेंट है यामिनी? लेटेस्ट जजमेंट कौन सी है? सर याद नहीं। 2020 की जजमेंट कौन सी है, जो 14 जुलाई 2020 को आई थी? वो जजमेंट पता होनी चाहिए, हरियाणा में इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक तो अनवर की जजमेंट है सबसे पहली, अनवर पीवी, ठीक है। फिर एक हरपाल सिंह की जजमेंट है, फिर है शैफी मोहम्मद की जजमेंट है, फिर अभी जो रीसेंट जजमेंट आई है 2020 में, वो एक जजमेंट आई है अर्जुन पंडित, ठीक है, अर्जुन पंडित, एक नाम बड़ा अजीब सा है उसका, अर्जुन पंडित खटोत्कर राव वर्सेस पता नहीं क्या है, थोड़ा अजीब सा, बहुत लंबा नाम है। तो आपको अर्जुन पंडित पता होना चाहिए। अर्जुन पंडित अगर पता है, देखो लॉजिक आपने बहुत बढ़िया बताया है, बिल्कुल नट शेल में बता दिया आपने, क्योंकि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोर्ट में जो चीज प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो सेकेंडरी एविडेंस के तरीके से होता है। अब जैसे ईमेल जो आई है, ईमेल जो आई है ना, ईमेल यार, ईमेल आप कोर्ट में कैसे सिद्ध करेंगे कि भाई यहाँ इंद्रजीत ने मुझे मेल भेजा है? आप ईमेल की अपने प्रिंट लैपटॉप से या किसी चीज से प्रिंट आउट लेके जाएंगे, तो आप प्रिंट आउट लेके जा रहे हैं ना, असली मामला, असली जो मेल है वो तो आपके कंप्यूटर में है, और वो कंप्यूटर में भी नहीं होती, वो तो सर्वर में होती है मेल, है ना? तो क्या सर्वर उठा के लेके जाओगे? तो सर्वर तो उठा के लेके नहीं जाओगे आप, तो क्या करेंगे आप? प्रिंट आउट निकाल लेंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन जो सर्वर को होल्ड करता है, अब सर्वर क्या कौन होल्ड करता है? सर्वर आपका है क्या? जीमेल सर्वर आपका है क्या? हाँ जी हमने, नो सर, कंपनी तो कंपनी चाहो कौन सी कंपनी जीमेल गूगल। कंपनी, अब गूगल है, जीमेल है, व्हाट्सएवर, तो आप उसका सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि भैया ये जो है ना, ये जो मेल है ये ऑथेंटिकेटेड है। अदरवाइज कोई और मामलों में जो इंसान सर्टिफिकेट दे रहा है इस बात का कि हाँ ये जो चीज है, सपोज कई बार सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं रोड पे,
सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं रोड में, तो सीसीटीवी कैमरे में भी तो चीजें रिकॉर्ड होती है, तो अब उसमें किसका सर्टिफिकेट चलेगा? भाई सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुई है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी वो रिकॉर्ड हो गया, वो बात आप कोर्ट में लाना चाहते हैं। आजकल के जमाने में तो सारी चीजें क्या होती है, मिनट से पहले तो आप मोबाइल निकाल लेते हैं हम लोग, अब वही कोर्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से वो चीज सिद्ध होगी कोर्ट में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सर आपको एक चीज एफएसएल बता, रिपोर्ट नहीं होगी फॉरेंसिक? देखो मोबाइल तो आपका है अभी, एफएसएल रिपोर्ट तो ये सर बात की बात है। मोबाइल में कोई भी एविडेंस होता है उसके लिए तो हमें ले जाना पड़ता है ये सर्टिफिकेट। अगर मोबाइल में वीडियो बना लिया आपने इमिडिएटली इंसिडेंट के किसका टाइम। सर्टिफिकेट होगा? तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा, किसका होगा? सर वो ये इधर से लाना पड़ेगा ना, सर्वर से, क्या नाम है, अगर एयरटेल वगैरह ऐसे से। तुम्हारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो, उसे एयरटेल का क्या लेना देना? सर जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी इस बिहाफ के लिए एस्टेब्लिश की हुई होगी। चलो बताइए किससे लेके आओगे? देखो बेसिकली क्या, आपका सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है? हमारा? हाँ जी, कि ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल चल रहा था, और ये मोबाइल, देखो इसमें ना एक जजमेंट है, ये आप पढ़ लेना आज। मुझे लगता है हरियाणा में पेपर आए, क्वेश्चन ही आने वाला है 65B पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बनाना चाहिए। सर आप सेंड कर दीजिएगा अगर आपके पास। एक काम करेंगे, मैंने इस पे काम कर रखा है, तो मैं आपको वो भेजूंगा, ठीक है? ठीक है उस सर। वीडियो को देख लेना, मैं वीडियो भेजूंगा आपके साथ। अब वो रिकॉर्डेड है, कुछ चीजें टाइम के साथ निकल गई थी चीज, तो वो मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है इस पे, वो देखना। बहुत उसमें क्या होता है, देखो वैसे फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कई बार क्या चीज होता है कि वो मोबाइल ही आपका है, आपने ही रिकॉर्ड करा है, तो वो मोबाइल आप सीधा कोर्ट में ले जाइए, ठीक है? तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन पंडित में यही कहा है कि तो सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, 65B में 4, 65B का 4, तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आप जब अब एक बात बताओ, आप कोर्ट में एक ऐसी चीज सिद्ध करना चाहते हैं कि जो आपके फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे आपको वो भेजी है वीडियो, वो आपके काम की चीज है, आप कोर्ट में वो सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? हाँ जी, तो क्या करेंगे? तो वो ऑथेंटिकेट है क्या वो वीडियो? सर एक तो सेंडर मतलब कि कौन सेंडर है इस चीज का सर्टिफिकेट देंगे, प्लस उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई है इस चीज की रिपोर्ट होगी। तो वो टेम्परिंग का तो कौन ये देगा? टेम्परिंग आप बता दोगे कि मेरे टेम्परिंग हुई या नहीं हुई है? सर उसके लिए तो कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा शायद। तो एफएसएल उसके लिए रिपोर्ट तो होती है ना? फॉरेंसिक नहीं हो सकता? फॉरेंसिक होती है ना अब कि एक इसके साथ काम हाँ वो करना, छेड़छाड़। एफएसएल रिपोर्ट। सही है, देखो मैं चाहता हूँ कि आप अपना माइंड लगाएं, और आप अपना माइंड लगाओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका माइंड कहाँ सही चल रहा है, गलत चल रहा है। वो पूरा एक लेक्चर देखना, आधे घंटे 1 घंटे का है, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसको। अब मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ, वो जो इंसान है, सपोज आपके फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे किसी भी तरीके से कोई वीडियो भेजी है, तो वो तो उसने भेजी है ना, आपके मोबाइल से तो नहीं रिकॉर्ड हुई है ना, तो उस इंसान को बुलाओ, उसका मोबाइल लेके आओ। अब आपके कहने से तो लाएगा नहीं, वो डर जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट को आप एक एप्लीकेशन दे कि जनाब ये मोबाइल उसका, वो फिर कोर्ट उसको ऑर्डर देगी, समन देगी, उसको बुलाएगी, लाओ भाई अपना मोबाइल लेके आओ। फिर उसका मोबाइल कोर्ट जब्त भी करवा सकती है, ठीक है? फिर जब्त करेगी, वो फॉरेंसिक भेजा जा सकता है, फॉरेंसिक भेजा जाएगा तो फॉरेंसिक में फिर सर्टिफिकेट फॉरेंसिक वाले भी देते हैं, ठीक है? कि ये जो मोबाइल है हमारे मेरे सुपरविजन में था, मोबाइल वाज इन अंडर माय कंट्रोल, इट वाज सील्ड देन एंड देयर ओनली, एंड देन ये जो मोबाइल है वो कई लोगों ने पोर्नोग्राफी बना ली या कोई पिक्चर क्लिक कर ली है, तो उसमें तो उसका मोबाइल ही जब्त किया जाएगा ना, ठीक है? तो वो फॉरेंसिक जाएगा, खुद तो वो डिलीट कर देगा, वैसे कुछ भी डिलीट कर दो सब रिट्रीव हो जाता है, तो वो वहाँ फॉरेंसिक जाता है, फॉरेंसिक से फिर वो मोबाइल वापस आएगा, उसमें मोबाइल में से मोबाइल काम कर रहा था जब उसने लिया, और मोबाइल उसका सर्टिफिकेट वो ये देता है कि मोबाइल वाज इन अ वर्किंग कंडीशन और नॉट, है या नहीं है। तो मोबाइल से फिर हमने उसको पेन ड्राइव में डाला है, पेन ड्राइव फिर हम कोर्ट में दे रहे हैं, ठीक है? इस बात का भी सर्टिफिकेट वो देता है। अब मैं उस पर जाऊंगा तो ये चीज, अभी लेक्चर हमारा कहीं और चला जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, क्योंकि आज के जमाने में सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से चलती है। तो मैंने वो देखा भी था कि हमारा थोड़ा वो टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, तो दैट इज अ रीजन आई वांट एक बार उस वीडियो को आप देख लें, इंपॉर्टेंट है। 65B 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर ड्रिल किया गया, ए भी उसमें डिस्कस्ड है। आधे घंटे में वो आपका हरियाणा का मेंस का टॉपिक बनेगा, क्योंकि उसमें 4 केस लॉज हैं, अनवर पीवी, हरपाल सिंह, शैफी मोहम्मद और अर्जुन पंडित। शैफी मोहम्मद में तो एक
बिल्कुल बेकार सी बात कर दी गई थी। हावेवर वो भी एक हमें डिवीजन बेंच की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। उन्होंने कहा अगर जो चीज आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते तो लेट इट बी, मत कर प्रोड्यूस करो, ठीक है, क्योंकि वो तो किसी और के कब्जे में हो सकती है चीज। मैं लेकिन उसको समन तो भेजा जाना है ना। ऑर्डर नंबर सॉरी सेक्शन नंबर 66 सीपीसीपी में क्या पढ़ा है आपने कि भाई जो चीज जिसके सामने वाले के पास होती है तो हम उसको बुलाने के लिए कोर्ट में समन भेजते हैं ना कि वो चीज लेके आए। अब वो आप पूरा देख लेना, डेफिनेटली आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा। लेट्स कम बैक टू द मोड ऑफ समन पे आ जाते हैं वापस। अब देखो कहाँ पे चल रहे थे, कहाँ पहुंच गए। लेकिन वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहता था वो टॉपिक, ये वाला टॉपिक, क्योंकि हरियाणा के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हरियाणा कहीं पे भी आता है वो। Now, mode of service of the summon shall be delivered by sending a copy thereof signed by the judge or such officer as he appointed in this behalf and the seal with the seal of the court. सर्विस ऑन दी सेवरल डिफेंडेंट, अब एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो सर्विस जो होगी समन की वो सब डिफेंडेंट पे होगी। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड प्रेस्क्राइब वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट देन वन, सर्विस ऑफ द समन शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट, ठीक है, हर एक डिफेंडेंट पे होगी। Service to be on the defendant in the person, service to be on the defendant in person when the practicable or in his agent। तो सर्विस अगर हम कोशिश करेंगे सबसे पहले किसको कराएं, डिफेंडेंट को होनी चाहिए। डिफेंडेंट अवेलेबल नहीं है इन पर्सन, देन उसके एजेंट को हो सकती है। Whenever it is practicable, the service shall be made on the defendant in person unless he is an agent empowered to accept। क्या पता उसने एजेंट अपॉइंट किया गया उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो एजेंट को भी की जा सकती है, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉसिबल हो तो डिफेंडेंट इन पर्सन। अब आ जाता है रूल नंबर 15, 13 एंड 12 भी हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, 13, 14, 15। अब हम बात कर रहे हैं वेदर सर्विस में बी ऑन द एडल्ट मेंबर। अब ना हमें कौन मिला, हमें डिफेंडेंट भी नहीं मिला, हमें एजेंट भी नहीं मिला इन पर्सन, डिफेंडेंट इन पर्सन एंड एजेंट भी नहीं मिला उसके द्वारा अपॉइंटेड, तो हम एडल्ट मेंबर को दे देंगे समन की सर्विस, ठीक है। एडल्ट मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट फैमिली wherein in his suit the defendant is absent, अगर defendant वहाँ नहीं है from his residence at the time when the service of the summon is sought to be effected on his at his residence and there is a likelihood, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि of his being found at the, कि वो नहीं मिलेगा कुछ दिन तक, ऐसा हो सकता है कि शायद वो ना मिले at the resident within a reasonable time and he has no agent, ना उसका वहाँ पे एजेंट है, तब आप क्या करोगे, देखो पहले तो डिफेंडेंट इन पर्सन, फिर उसके बाद एजेंट, अब ये नहीं है मिल पा रहे हैं, देन अल्टीमेटली फिर फैमिली के पास जाएगा। Served of the summon on his behalf, the service may be made on the adult member, any adult member of the family, whether male or female, ठीक है, whether male or female who is residing with him, लेकिन हाँ सर्वेंट को नहीं होगा। सर्वेंट is not a family within the meaning of this particular rule। 13, service on the agent who may by whom defendant carries on a business, service on agent by whom the defendant carrying on a business। भाई क्या नाम है, डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने अपने एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ है जो उसका बिजनेस करता है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, तो किसको, एजेंट को कर दो समन सर्व इन द सूट रिलेटिंग टू द एनी बिजनेस और वर्क, ठीक है, अगेंस्ट द पर्सन हु डज नॉट रेसाइड विद द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रिंसिपल तो नहीं रहता लेकिन उसका एजेंट तो रहता है, फ्रॉम विच द समन इज इशूड, द सर्विस ऑन एनी मैनेजर और द एजेंट who at the time of the service personally carrying on a business work or work for the such person within the such limit shall be deemed to be a good service, so it can be done to the agent। service on agent पे की जा सकती है by whom the defendant carrying on a business, ठीक है। for the purpose of this rule the master of the ship, ठीक है, इतनी सी बात और है, master of the ship shall be deemed to be the agent of the owner or the charterer। कई बार मेरे गुड्स जो जाने हैं वो किसी शिप्स में जाने हैं और शिप में मैंने ऑलरेडी गुड्स को लोड करवा दिया है और अभी मेरे को रुकवाना है, कोर्ट चाहते हैं कि भाई रोका जाए उसको और उसको बुलाया जाए, तो हमें जो शिप का जो, तो यानी मास्टर ऑफ द शिप है वो कहीं ना कहीं मेरा एजेंट के रूप में काम कर रहा होगा, ठीक है, वही तो मेरे गुड्स लेके जाएगा आगे, तो मास्टर ऑफ द शिप को ही समन भेजे जा सकते हैं। नाउ रूल नंबर 14 क्या कहता है, सर्विस ऑन एन एजेंट इन द इन चार्ज इन सूट फॉर द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी। सर्विस ऑन एजेंट को कर देंगे इन चार्ज ऑफ द सूट फॉर इन्वॉल्व प्रॉपर्टी। कई बार जो इंसान जो नजर आ रहा है प्रॉपर्टी में और पता चला वो उसका एजेंट है, प्रिंसिपल तो कहीं और है, तो उसे कई सारे फार्म हाउस है, तो एक पर्टिकुलर के लिए उसने एजेंट अपॉइंट किया गया और वहीं पे हमें समन सर्व करने हैं, तो एजेंट को कर दिया जाएंगे जो कि इस प्रॉपर्टी पे को चार्ज में है यानी उसके कंट्रोल में है।
win a suit to obtain a relief respecting or compensation for the wrong to involve property. Service cannot be made on the defendant in person. अगर defendant को service personally नहीं हो पा रही है and the defendant has no agent empowered to accept the service, it may made on any agent, किसी भी agent को of the defendant in the charge of the property. ठीक है, जो उसका केयर टेकर है उसको भी किया जा सकता है. ठीक है, लेकिन हाँ सर्वेंट को नहीं किया जाएंगे, एजेंट होना चाहिए, सर्वेंट को नहीं होंगे तब भी. सर्वेंट को करने से बढ़िया तो वहां पे पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, वो पेस्ट भी हम पढ़ेंगे कि समन की कॉपी जो है वो पेस्ट कर दी जाती है अगर नहीं मिल रहा है तो. 16 and 18 इसका कॉम्बिनेशन है, दोनों को पढ़ेंगे. पर्सनल सर्विस टू साइन एक्नॉलेजमेंट, पर्सन सर्व्ड, एक सेकेंड, ओके, पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट वे द सर्विंग ऑफिसर. सर्विंग ऑफिसर कौन है? सर्विंग ऑफिसर कौन होता है? कोर्ट का होता है. जैसे मैंने आपको बताया एक नजारत डिपार्टमेंट होगा, नजारत में नजीर होगा. अब ये नजारत डिपार्टमेंट कौन हेड करता है? इसको जनरली सीजीएम साहब करते हैं. ठीक है, उनके कंट्रोल में आता है कि भाई समन की भी प्रॉपर तामील हो कि प्रॉपरली समन ढंग से सर्व हो. तो उसको भी सुपरवाइज करने के लिए कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, तो नजारत डिपार्टमेंट होता है, फिर नजीर होते हैं उनके नीचे, फिर उसके नीचे प्यादे बोल देते हैं हम. ठीक है, प्यादे इन द सेंस एक लोकल लैंग्वेज में अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो प्यादे ही बोलते हैं, अदरवाइज वो प्रोसेस सर्वर होता है पीएस, तो उसको सर्विंग ऑफिसर भी बोल देते हैं. Whether serving officer delivers or tendering a copy of the summon to the defendant personally, तो ये जो प्यादा होता है ना ये खुद जाता है. ठीक है, डिफेंडेंट के घर पे जाएगा या जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां जाता है, उसके पास जाता है, वहां पे उसके साइन लेता है कॉपी पे, वापिस एक कॉपी कोर्ट में लगा देता है, पर्सनली सर्व करता है. और इसका खर्चा जो होगा वो आपको देना होगा प्लेंटिफ को. ठीक है, 500 रुपए के आसपास फीस होती है इनकी मिनिमम, इतना तो होता ही है. और टू द एजेंट, where the serving officer delivers or tender a copy of the summon to the defendant personally or to an agent or other person on this behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered. किसको delivered हुई है कॉपी, उसके साइन होंगे. और tender to an acknowledgement, वो acknowledgement देगा of the service endorsed on the original summon. ओरिजिनल समन पे वो एंडोर्समेंट ले लेगा, साइन ले लेगा, उसको साइन करवा के कोर्ट में जमा करा देगा. ठीक है, एंडोर्समेंट ऑफ द टाइम एंड द मैनर. The serving officer जो होगा वो क्या करेगा? Shall in all the cases with the summon has been served under rule number 16 endorse or annex or to cause to be endorsed or annex on or to the original summon a written stating the time when and the manner. कि उसमें ये भी लिखेगा कब, किस टाइम, किस जगह पे, टाइम एंड द मैनर, किस तरीके से समन सर्व हुए हैं, and the name and address of the person if any identifying the person. ठीक है, अगर कोई इंसान वहां पे अवेलेबल था उसका नाम, and the address of the person if any identifying the person served. मतलब जो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जिसने ये बताया था कि यही डिफेंडेंट है या इसी को समन सर्व होता, उसका भी नाम लिख दिया जाता है. आइडेंटिफाइंग द पर्सन सर्व्ड एंड द विटनेसिंग द डिलीवरी ऑन टेंडरिंग ऑफ द समन. तो ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि डिफेंडेंट इन पर्सन को सर्व हुए हैं तो उसका नाम लिखा जाएगा, उसे तो करना ही है सब, उसको तो सब किया ही जाना है. लेकिन अगर किसी इंसान ने, से मैं हूं मिस्टर इंद्रजीत ए या XYZ, कोई भी मिस्टर ए ने कहा ये जो डिफेंडेंट इन पर्सन है यही वो इंसान है जिसको आप समन सर्व करना जा रहे, तो इसका नाम लिखा जाएगा मिस्टर ए का. ठीक है, जिसने आइडेंटिफाई किया होगा उस इंसान को जिसपे समन को सर्व किया गया. और लास्ट में फिर वो कोर्ट में जाके जमा कर दी जाती है कॉपी ओरिजिनल. तो अब ये केस था सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वनी यूनियन ऑफ इंडिया. जनरली क्या करते हैं, समन को हमेशा अवॉइड करते ही हैं, जनरली देखा गया है. तो ऑल्दो देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्लेंटिफ टू सर्व समन ऑन द डिफेंडेंट, देयर शुड बी सफिशिएंट सेफगार्ड टू अवॉइड फॉल्स रिपोर्ट ऑफ द सर्विंग समन. कई बार ऐसा होता है प्लेंटिफ ये चाहता है कि उसका मामला है ना एक्स पार्टे हो जाए, तो कई बार ऐसा भी करते हैं कि प्रोसेस सर्वर भी गलत रिपोर्ट जमा कर देते हैं. तो ये सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि इन चीजों को रोका जाना चाहिए, ना ही प्लेंटिफ इस चीज का फायदा उठाए, प्रॉपर समन सर्व्ड होने चाहिए क्योंकि इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ना ही प्रोसेस सर्वर अपनी गलत रिपोर्ट जमा करे. हाई कोर्ट शुड मेक एप्रोप्रिएट रूल्स एंड द इशू प्रैक्टिस डायरेक्शन टू इंश्योर दैट द प्रोविजन आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड एंड देयर इज नो अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ. और कानून के धज्जे ना उड़े. ठीक है, ये समन जो है प्रॉपर्ली सर्व्ड होने चाहिए ताकि दोनों पक्षों को सुन के ही कोर्ट निर्णय पे पहुंचे. अदरवाइज प्लेंटिफ चाल करता ही है
गलत एड्रेस दे देता है, गलत जगह समन सर्व करवा देता है। न्यूज़पेपर में भी अगर कटिंग की बात आएगी निकलवाने की, तो वो भी सही तरीके से नहीं करवाता है तो प्रॉब्लम आती है। फिर एक्सपार्टी हो जाता है, डिफेंडेंट को पता लगता है, पूरा केस चेंज हो जाता है। फिर तो बेटर है कि प्रॉपरली सर्व्ड होने चाहिए रूल्स। ठीक है गाइस, तो दिस इज, अभी हमने कर लिया रूल नंबर 10 से लेकर हमने पढ़ा 15, 16 एंड 18। ठीक है, अब ये कुछ रूल्स हैं बीच बीच में, लेट मी जस्ट सी। ठीक है, ये अभी तो नहीं होगा आज इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलमोस्ट 6। यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, रूल सर्विस बाय द कोर्ट, कोर्ट जब कैसे समन सर्व करवाएगी। पढ़ के आप आना, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, 9 तो बड़ा है ही। फिर 9 है सर्विस बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ दस्ती समन कर सकता है। कोर्ट कैसे समन सर्व करवाती है, वैसे बहुत सिंपल सा है, ये कुछ है नहीं इन्होंने। कोर्ट क्या करेगी, समन जो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो जो इंसान लेके जाएगा वहीं पे चिपका देगा। इस सारे को इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्स्पिक्यूअस जो प्लेस है वहां पे पेश कर दिया जाता है, कब किया जाएगा वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। देखो ये वाली जो बात थी ना, ये हाई कोर्ट अपना रूल्स बताएगी कि किस तरीके से समन सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल से होंगे या नहीं होंगे। ये इसी में ही है, 9 में ही, और आगे 21 में भी लिखा है। ठीक है, सर्विस बाय द प्लेंटिफ दस्ते समन हो गए, सिंपल सी बात है। फिर सब्स्टिट्यूट सर्विस पढ़ लेंगे। वैसे 17 में सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आप रूल नंबर 20 ही लिखेंगे एमसीक्यू में, बट इसमें सब्स्टिट्यूट का रिलेशन 17 और 19 से क्या है वो भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद तो ये सर्विस बाय द पोस्ट रूल नंबर 9 का 3 अलग से दिखा है, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया होगा इसको। फिर ये रिमेनिंग कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है गाइस।